हेलो स्टूडेंट्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे पिछले फर्स्ट लेक्चर में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कौन कौन सा इफेक्ट होता है। मेनली हमारा अपना फोकस था इंडक्टिव इफेक्ट पे। आज हम लेक्चर 2 की बात करते हैं और आज की हमारी जो शुरुआत है वो होगी रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस और जिसका दूसरा नाम होता है डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट डालता है, किस तरीके से ये फिनोमिना होता है, हम ये पूरा समझेंगे। क्लियर? लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो केमिस्ट्री में जो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये होते किस लिए हैं? ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताने के लिए, या कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा, कंपाउंड क्यों है, किसके कंपैरिजन में कितना स्टेबल है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इन इफेक्ट की अपन हेल्प लेते हैं। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि इनसे अपने क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाला टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट से मिलता जुलता अपना जो इफेक्ट है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस चीज होता क्या है? होता है डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन यानी कि ट्रांसफर। तो हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्लियर? अब खास बात, रेजोनेंस कब होगा? ऐसे हर कोई जगह रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा हर कोई जगह। रेजोनेंस इज फिनोमेनन ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। सवाल ये आता है बच्चों, कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है? प्लेनर सिस्टम विथ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वर्ड हमें याद रखना है, कंटिन्यूअस पैरेलल पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। ज़्यादातर समय हमारे पी ऑर्बिटल ही काम आएंगे, नॉन एज कॉन्जुगेट सिस्टम। क्लियर? वापस बोलता हूँ मैं, प्लेनर सिस्टम विथ कंटिन्यूअस पैरेलल पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल इज नॉन एज कॉन्जुगेट सिस्टम। क्लियर? इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ये जो है ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे और इलेक्ट्रॉनों का इसमें डीलोकलाइजेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्लियर? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किस तरह का सिस्टम होता है। तो वेरियस कॉन्जुगेट जो सिस्टम होते हैं उसमें पहला अपन लेते हैं सी प्लस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम, यानी कि इसको अपन शॉर्ट में कहें डबल, सिंगल और प्लस चार्ज। जहाँ पे ऐसा फिनोमिना दिखे तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अब कैसे? देखिए, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और प्लस चार्ज है। यहाँ पे देखिए ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? वेरी लेस, लेस या बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि ये गरीब है। इस गरीब की जो हेल्प करने के लिए ऑर्बिटल मूव करता है, ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ जाते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। इसकी जब हेल्प करेंगे तो ओवरऑल हमें क्लाउड दिखेगा यहाँ पे डिस्पर्स हुआ हुआ। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। क्लियर? यहाँ पे एक बादल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जो इस प्लस की हेल्प करता रहेगा। ठीक है? दूसरा सिस्टम आता है फ्री रेडिकल। सेम फिनोमिना है। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है? कमी है, यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है आपका? पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? इसकी वापस से हेल्प करेंगे, और हेल्प करेंगे तो इस तरीके से एक डीलोकलाइजेशन होगा, जिसको भी क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस।
क्लियर। एक डबल बॉन्ड का सिस्टम देखिए, ये एक कंपाउंड है, इसमें हम देखेंगे कि ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा भरा बैठा है। तो ये जो क्लाउड है इसके अंदर ही अंदर रिपल्शन होता है, तो वो उस रिपल्शन के कारण वहाँ पर एक तरह का अनस्टेबिलिटी जनरेट होती है। उसको मिनिमाइज करने के लिए ये चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स होता है, और इसी डिस्पर्जन को क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस। हमें जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा बच्चों, वो कैसा देगा कि ये चारों कार्बन जिनकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, और ऊपर एक बादल है, इधर भी एक बादल है, और जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, जिसी को अपन इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, जो एक्सरे मशीन है उसमें इस तरीके का दिखेगा। क्लियर। रेजोनेंस को प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है कि ये होता कैसे है और क्या है। एक लास्ट में आता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल की हेल्प करेंगे, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। क्लियर। अब देखते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो कंपाउंड है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये डबल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो हमें क्या दिखना चाहिए था? इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी। दो तरह की बॉन्ड लेंथ कौन सी? एक तो डबल, और दूसरी क्या आनी चाहिए थी? सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आनी चाहिए, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ न तो डबल आई न सिंगल आई, इसकी एक सिमिलर बॉन्ड लेंथ आई। फिर इसका रीज़न देखा गया क्या? तो उसका रीज़न था रेजोनेंस। क्लियर। ये जो ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्स हो रहा है दोनों की तरफ से। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। क्लियर। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जब कंपाउंड में रेजोनेंस होता क्यों है, तो बच्चों रेजोनेंस इसलिए होता है कि अंदर अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर ही अंदर क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो रिपेल करेगा तो चीज़ें क्या होना चाहिए? डिस्पर्स होना चाहिए। डिस्पर्स होगी यानी कि वो दूर दूर तक फैलेगी। दूर दूर तक जितना फैलेगी उतना सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, जितना रिपल्सन मिनिमम होगा। क्लियर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस कब होगा? जब सिस्टम प्लेनर हो। क्लियर। यानी कि 2p में ही रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2p और 4p की बात करें तो ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे। एक ही प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर हो सकते हैं। क्लियर। ऐसा नहीं कि फर्स्ट मंजिल पे बैठा आदमी थर्ड मंजिल वाले से कांटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे किस तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल और फ्री रेडिकल। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे किस तरह का क्या इफेक्ट होता है इनका। तो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कंपाउंड की। कॉन्जुगेट सिस्टम विद C+, यानी कि जो कंपाउंड होगा जो डबल सिंगल और प्लस होगा। तो मैं बात करता हूँ अलाइल कार्बोकैटायन की। IUPAC में आपने पढ़ा होगा अलाइल ग्रुप होता है। अलाइल ग्रुप आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 की फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं बच्चों अलाइल। अब अलाइल कार्बोकैटायन कैसा होगा? अलाइल कार्बोकैटायन बिल्कुल ऐसा होगा, CH2 CH और CH2 और अलाइल पोजीशन पे आपको प्लस चार्ज मिल गया। अब अलाइल कार्बोकैटायन में क्या होता है? प्लस सिंगल डबल सिंगल और प्लस चार्ज, यानी कि रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस किस तरीके से होगा बच्चों? ये डबल बॉन्ड इसकी हेल्प करेंगे, तो ऑन पेपर कैसे हेल्प करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, यानी कि दो एरो यहाँ जाएंगे, कंप्लीट एरो,
कंप्लीट एरो का मतलब होता है, ये देखिए दो तरीके के एरो होते हैं केमिस्ट्री में, एक ये यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक ये यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया और यहाँ पर हुआ। दोनों फिनोमिना लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो अब आप देखोगे कि ये प्लस चार्ज रोटेट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर पे जा रहा है, तो ये एक फाइनल सिचुएशन बनी। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना ऑफ प्लस चार्ज। क्लियर? दूसरा इसका एग्जाम्पल है डबल, सिंगल और लोन पेयर। कहने का मतलब है कि लोन पेयर का रेजोनेंस किस तरीके से इसको इफेक्ट डालेगा, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे 11th के कॉन्सेप्ट काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी बच्चों को इसमें ट्रबल आती है कि सर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन कैसे दिखाएंगे, लोन पेयर किस तरीके से जाएगा, ये बच्चे को जनरली समझने में दिक्कत आती है। तो अपन इसका कंसेप्ट भी यहाँ क्लियर करेंगे। पहली चीज़, डोनेट कौन करेगा? जिसके पास होगा। तो एक चीज़ तो आप मान के चलो कि लोन पेयर है तो वो डोनेट करने के लिए बना है। क्लियर? अब वो डोनेट करेगा, वो हेल्प, एक्चुअली बेसिकली वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स करते हैं। ये कंपाउंड दिया हुआ विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल में क्या होता है, लोन पेयर, सिंगल और डबल, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई। तो ये लोन पेयर उठ के यहाँ आते हैं रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए और ये इधर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, देखना, CH2, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा O, एक नया बॉन्ड बना H और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये तो बुरी बात है। लेकिन बच्चों जो सेकेंड ग्रुप पीरियड के एलिमेंट होते हैं, इनके लिए एक गॉड रूल होता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या हुआ, कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली, इसी को रेजोनेंस बोला जाता है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, देखिए CH2 CH OH। क्लियर? यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव, ये आएगा पार्शियल नेगेटिव। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? लोन पेयर का रेजोनेंस काफ़ी स्टार्टिंग में बच्चों को काफ़ी थोड़ी दिक्कत आती है, तो अपन इसको समझ लेते हैं। क्लियर? इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए इधर, रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का हमने भी ब्यूटाडाइन में देखा था। अब हम यहाँ भी एक सिंपल फिनोमिना आपको बता देते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर इसमें कैसे बताना है। अब आप ये देखिए, इसमें रेजोनेंस देखिए, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से ये रेजोनेंस स्टार्ट हुआ, डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? फिर ये इसकी हेल्प करेगा, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज था, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज। क्लियर? तो ये इस तरह से फिनोमिना होता रहेगा। अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं अपन, हाइब्रिड बनाते हैं तो इस तरीके से हाइब्रिड बनाए O, ये पूरा बॉन्ड इधर घूमा, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? इस तरह का एक जो फिनोमिना है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करता जाएगा और कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ाता जाएगा। क्लियर? इस बीच अपन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड होता है। दो कंपाउंड है, एक है विनाइल क्लोराइड और एक है अलाइल क्लोराइड। हम काम करते हैं दोनों में AgNO3 डालते हैं
एक कंपाउंड में तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो रही है और एक कंपाउंड में AgCl का वाइट पीपीटी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखते हैं। जो विनाइल क्लोराइड है उसमें रेजोनेंस होता है और इस वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, खत्म बात। और ये जैसे ही टूटेगा ये कंपाउंड बनाएगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2+, यानी कि अलाइल कार्बोकैटायन। तो अलाइल कार्बोकैटायन बना तो फायदा है नुकसान? फायदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होते ही AgCl का पीपीटी बाहर निकल जाएगा। आपको कैसे ऊपर भी तो कैटायन बना सकते हैं, बना लो। ऊपर कैटायन बनाया C+, तो ये तो एक तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी है और ऊपर से डबल बॉन्ड और आ गया, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। तो इस वजह से ये पीपीटी नहीं देगा। क्वेश्चन ये आता है between allyl chloride and vinyl chloride which will give reaction with AgNO3 या which will give white PPT of AgCl। तो आंसर अपना कौन होगा बच्चों? अपना आंसर होगा सिंपल सा अलाइल क्लोराइड। आप बोलोगे रीजन? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अलाइल कैटायन। खत्म बात। सब्जेक्टिव में आ जाए इस तरह के लिखे, ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करोगे आप अलाइल क्लोराइड को। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, केमिस्ट्री में एक ग्रुप होता है +R ग्रुप। R मतलब रेजोनेंस, अब प्लस मतलब क्या है? क्लियर? बच्चों हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर इज नोन एज +R। जहां जहां लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा वो चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +R कहलाएगी। और उसके अलावा वैकेंट ऑर्बिटल हुए, पाई बॉन्ड हुए, वो सारे लोग क्या कहलाएंगे? वो सारे लोग अपने -R कहलाएंगे। वो आगे की कहानी है कि होते क्या है। छोटा सा डेमो आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ये है विनाइल अल्कोहल। कौन सा? विनाइल, कॉमन नेम है। विनाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर जाते हैं, ये इधर शिफ्ट होता है, तो थोड़ी देर बाद इसका फोटो कैसा दिखेगा? CH2- CH OH+ और डबल बॉन्ड। क्लियर? तो ऑक्सीजन में लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा यहाँ पर? +R। आप कहोगे सर ये तो -I भी लगा रहा होगा। अब -I ये क्यों लगाएगा? क्योंकि बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इंडक्टिव एक ऐसा इफेक्ट था जिसमें पार्शियल शिफ्टिंग होती थी, यानी कि कोई चीज़ को अट्रैक्ट करता था। लेकिन रेजोनेंस में आप एरो से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हो, तो बच्चों डोमिनेंस किसका हुआ? डोमिनेंस हमेशा याद रखना है किसका होगा बच्चों? रेजोनेंस का, इंडक्टिव के ऊपर। क्लियर? अब जहां जहां आपको लोन पेयर दिखे वो वाले ग्रुप क्या होंगे आपके? +R। ऑक्सीजन में लोन पेयर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। NH2 में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें दिख रहा है ईथर में? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें भी 2 लोन पेयर है? बिल्कुल है। ये भी है। तो ये सारे लोग +R हैं। आपको कैसे? इसमें भी है? बिल्कुल है। ये भी +R है, ये भी +R है, +R है, +R। बट ये चारों लोग स्पेशल लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये +R भी हैं एज वेल एज -R भी है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। क्लियर? ये आपको सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बच्चों इसमें इसमें एक लोन पेयर का फ़र्क है। इसकी सारे वैलेंसी ख़त्म हो चुकी है, इसकी वैलेंसी बची है। तो ये केवल और केवल -R के वजह से बिहेव करेगा। लोन पेयर ख़त्म, +R ख़त्म। क्लियर? अब -R कौन है? -R जो खींचेंगे, जो लोगों को गरीब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, कार्बन अमीर था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। सेम फोटो यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ। कार्बन से नाइट्रोजन खींचेगा, और नाइट्रोजन तो खींचने के लिए ही बना है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और खींच लेगा।
अब ये जो कंपाउंड है, ये देखिए, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आपके प्रैक्टिस की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। ये देखो, ये आपको फिनॉल दिख रहा है। जो फिनॉल है, फिनॉल प्लस आर होगा या माइनस आर होगा? तो आंसर होगा दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए बच्चों, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है OH, क्लियर? बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है OH, उस OH का बेंजीन रिंग पे कौन सा इफेक्ट है, तब अपन आंसरेबल होंगे कि सर प्लस आर है या माइनस है। वो आगे की कहानी है, क्लियर? तो जो बात करते हैं इसमें क्या हुआ होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यस सर बिल्कुल है। ऑक्सीजन का ऑर्बिटल कौन सा है बच्चों? 2p। कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा है बच्चों? 2p। क्या रेजोनेंस हो सकता है? चेक करते हैं। लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसा कहीं पढ़ा था अपन ने? डबल सिंगल लोन पेयर बिल्कुल होता है। लोन पेयर डोनेशन के लिए बने हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, थोड़ी देर बाद हमें फोटो कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन के पास केवल एक लोन पेयर बचा, H तो उसके पास ऑलरेडी था ही। यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पे बच्चों बॉन्ड आया तो नेगेटिव चार्ज। इस तरह का फोटो बनेगा, क्लियर? अब ये जो फोटो बना, अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज को क्या है, रिंग में घूमना पसंद है। रिंग में कैसे घूमेगा? ये इस तरीके से। अब तो आप कर लोगे, नेगेटिव चार्ज को रोटेट करते रहो, इन दोनों को कोई फर्क नहीं। नेगेटिव चार्ज उठ के कहाँ आ जाएगा? पैरा पर। यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया, ये था। अब अगला स्टेप क्या होगा? इधर और इधर, क्लियर? इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा थोड़ी देर तक, ये अपने हाल में मस्त हैं। नए बॉन्ड बनते जा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज। फाइनली क्या होगा? ये नेगेटिव इधर, ये घूम के वापस इधर, सॉरी यहाँ पर ये बॉन्ड वापस से टूट गया था, ये इधर। अब आप घूम के वहीं आ गए, लेकिन आप ये देखिए, इनमें और इनमें क्या है, कहानी तो सेम है लेकिन बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा बच्चों? नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, क्लियर? और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि अब आपको OH का नेचर कैसा होगा? प्लस आर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगला NH2 है, मैं सिर्फ पहला स्टेप लिखूंगा, बाकी स्टेप आपको खुद लिखने हैं। N का नेचर और 2p, कार्बन का 2p, सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर? सेम ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अगला कंपाउंड, इसका पहला स्टेप मैं बता देता हूँ। ये लोन पेयर इधर, ये इधर, तो लोन पेयर है तो इसका भी नेचर कैसा है? प्लस आर। ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, क्लियर? एक कंपाउंड और बता देता हूं मैं, इसका नेचर कैसा होगा बच्चों?
ऑक्सीजन ने इधर डोनेट किए, ये इधर, इसका भी स्टेप क्या बनेगा, बिल्कुल ये इधर, ये इधर। हमें चार्ज भी घुमाना है और पेन भी चलाना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि आ गया। अगर जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आपको एग्ज़ाम में नहीं होगा ये सवाल, कुछ भी कर लो। डायरेक्ट तो करना ही नहीं है, हर स्टेप में एरो, हर स्टेप में चार्ज आपको दिखना चाहिए। क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट आपको तभी रिवाइज होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? कोई भी आपको तब तक समझा सकता है या मोटिवेशन तब तक होता है तब तक आप खुद नहीं करते। आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। ये मैंने एक बार फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। ऐसे आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ये, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क करना आपकी ईमानदारी है। NH2 हो गया, O हो गया, NH2 मैंने आपको दे दिया, NHCO CH3 दे दिया, ये है एक, ये आप कर सकते हैं पर सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा। क्लियर? यहाँ तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, यानी कि +R की। अब हम कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं जो -R इफेक्ट को शो करेंगे। जैसे ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की जा रही, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका नेचर रहता है -R, यानी कि थोड़ी देर बाद हमें कैसा सिनेरियो दिखेगा, O पे माइनस चार्ज, H एज इट इज़, और रिंग में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और एक नया बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अब हमें इसी को आगे बढ़ाना है, ये इसकी हेल्प करेगा। तो अगला फोटो कैसा बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, अगले स्टेप में ये इसकी हेल्प करेगा, तो ये इधर, यहाँ पर प्लस चार्ज। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर आएगा और वापस ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, CHO। उसी प्रकार यहाँ पर भी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, देखिए। तो ओवरऑल हमारी कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3 4 एंड 5। इसकी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी है। और इस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड ग्रुप का नेचर वो होता है -R। क्लियर? रिंग में कौन सा चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, वो होता है प्लस चार्ज। इसका फाइनल हाइब्रिड बनाते हैं, देखिए। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं जो विड्रॉइंग ग्रुप का, देखिए। ये कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, सेम एल्डिहाइड के जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, कार्बन
से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, और ये वापस इसकी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, सी यहाँ पर O माइनस, ये OH एज इट इज़, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। सेम एल्डिहाइड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हमें बस बार बार अपन इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होगी उससे स्टेबिलिटी होगी, और किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन सकती है। यार कई बार आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे एक। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, और नया बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। और ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बनेगा, सेम जो प्रीवियस वाला था उसके जैसा बनेगा। हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि अपने ये हो जाए कि ये क्वेश्चन देखते ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। क्लियर? अब ड्रॉ करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बार बार इसमें प्लस चार्ज और एरो का मूवमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी इसको रट्टाफिकेशन तरीके से नहीं करना है कि एक के जैसा दूसरा हो गया, नहीं होगा। एग्ज़ाम में आपका पेन रुक जाएगा। इसीलिए एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी है, और सिंपल इसका एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन है -R की, तो उनका मैं पहला स्टेप लिखता हूँ, बाकी सब आपको ट्राई करना है। देखिए, अगर ये कीटोनिक ग्रुप जुड़ जाए, आपको ये देखना है कि इसके पास लोन पेयर तो है नहीं। तो अगर लोन पेयर नहीं है बच्चों, तो ये डोनेट करेगा कैसे? डोनेट नहीं करेगा तो इसको बेंजीन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और बेंजीन की हेल्प अगर ये लेगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? -R। -R। क्लियर? -R। अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कार्बन के आसपास अगर कोई चीज़ जुड़ी हुई है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकती है, इसका मतलब उन सब का नेचर कैसा होगा? -R। क्लियर? एक स्पेशल एग्जांपल देखिए, BH2। मैं इनका पहला स्टेप आपको बताऊंगा बच्चों। क्लियर? बाकी सब आपको करना होगा। और ये आपकी ईमानदारी है, अभी ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग करके दिखाएं, और जितने हो सके डाउट पूछें डाउट काउंटर पर। क्लियर? और लाइव डाउट काउंटर का फ़ायदा उठाएं। आप लोग जितने एक्टिव रहेंगे उससे डबल एक्टिव हमें रहना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप करना है हमें इनके, कार्बन से कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, तो ये इसकी हेल्प करेगा, पहला स्टेप डन। कार्बन से कौन खींचेगा? नाइट्रोजन, तो ये कहाँ से लेगा? बेंजीन से। कार्बन से कौन खींचेगा? ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या, ये बेंजीन से लेगा। सेम यहाँ पे डिटो कहानी। बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो बेंजीन इसकी हेल्प करेगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बच्चों उसके पास आप कहोगे ऑर्बिटल है कहाँ बच्चों? ये D ऑर्बिटल में जाएगा। क्लियर? ये बेंजाइल कैटायन है, बेंजाइल कैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये होगा। इन सब के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। अब जब बच्चों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात आई है तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ जो आईआईटी में पूछा गया है, जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैलकुलेट करवाई थी। क्लियर? एक सवाल आया था आईआईटी में इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि बीटा नेफ्थॉल
कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे। तो सबसे पहले बच्चों बीटा नेफ्थोल होता कैसा ये देख लेते हैं। बच्चों ये नेफ्थलीन होता है। तो नेफ्थलीन में क्या होता है, दो पोजीशन होती है, ये अल्फ़ा ये बीटा। तो ये अल्फ़ा पोजीशन है बच्चों और ये बीटा पोजीशन है। यहाँ पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे बीटा नेफ्थोल। तो क्वेश्चन ये आया था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बीटा नेफ्थोल इज। तो अगर फिनॉल की बोलता तो अपन 5 कर देते। अब नेफ्थोल में क्या बच्चों ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ड्रॉ करने की शुरुआत करते हैं हम। देखिए वही तरीका रहेगा। क्या आपको ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। जब तक हमें लोन पेयर दिखते रहेंगे तब तक हम एक चीज़ की तो गारंटी दे दी हमने कि ये सर प्लस आर होगा। ओके, अब देखो क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। बड़े ही ध्यान से कंसंट्रेशन पूरा के पूरा आपका बीटा नेफ्थोल पे होना चाहिए और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। देखो बच्चों, जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको एज इट इज ड्रॉ करो। इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे वाले को। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। और 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाते ही कौन सा चार्ज शो करेगा, प्लस चार्ज। क्लियर। अब आगे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज आपका आ चुका है। तो अब नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो उसको आपको रिंग में घुमाने जाना है। ये रिंग उसी तरह जहाँ फिनॉल में घुमाया था, एक स्टेप इधर तो अगला स्टेप इधर। क्लियर। अगला फोटो बनाते हैं। देखिए हमें ये ध्यान रखना है किस में चेंजेस नहीं हुए उनको एज इट इज बना दो, उसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। इसको कोई फ़र्क नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं, एज इट इज ड्रॉ कर दिया। यहाँ एक नया बॉन्ड बना, ये मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नया बॉन्ड बना। इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं। और यहाँ पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक कहानी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्लस चार्ज एक 3 रास्ते पे खड़ा है, तो पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ाते हैं। ये इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया। अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों। इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं। ये आपको इसमें बिल्कुल आलस नहीं करना है। आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी में। आप कितनी भी बार वीडियो देख लोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका पेन पेपर नहीं चलेगा। आपको पेन और पेपर पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। एक बार वीडियो देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, उसके बाद बिना देखे अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। सिंपल। डिसिप्लिन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सेम चीज़ है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा याद रहेगी। क्लियर। ये इधर अगला एक नया बॉन्ड यहाँ बन गया, ये इधर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, ये इधर गया, ये इधर गया। तो यहाँ पर अगर बच्चों आप इसको जितना एंजॉय करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आएगा। ये सिचुएशन आ गई। मैं एक बार मार्किंग करता जाता हूँ कितने स्ट्रक्चर हो गए हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये इधर और ये वापस।
एरो का हमेशा रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? इससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं ताकि थोड़ी जगह हो जाए। अगला फोटो कैसा बनेगा बच्चों? क्लियर? ये स्ट्रक्चर नंबर बन गया अपना 6। क्लियर? ये 6 वाला इधर आएगा घूम के और ये वापस ऑक्सीजन अपनी जगह पर। तो अगला फोटो कैसा बनेगा बच्चों? इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए लगभग पहले स्ट्रक्चर जैसा बन गया, इसको बोलते हैं 7। अब ये देखिए, ये जो 3 रास्ते थे यहाँ पे, ये वाला जो तिराया था, यहाँ से अपन इस तरफ गए, अब हम जाएंगे इस तरफ। क्लियर? तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बच्चों 7 किया था क्योंकि वो एक ही एक डायरेक्शन में घुमाते गए। क्लियर? तो अब ये जो एरो है वो इस तरफ फ्लो करेगा, ऐसा फोटो बनेगा। तो अगला फोटो अपन कौन सा बना देते हैं, इस तरीके से। यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया, या नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। सॉल्व। ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर नंबर 8। अब फाइनली आना है 1 इधर, ये इधर। आपको मज़ा आएगा इसमें जितनी बार अगर आप बिना देखे ड्रॉ करोगे। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन अगर आपने एक बार बिना देखे बना दिया फिर जीवन में गलत नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। 9 बन गए। अब आप सबको देख लो, सब अलग अलग है। फर्स्ट और 7 को देखो, दूर से तो सेम दिख रहे हैं लेकिन बॉन्ड का रोटेशन अलग है, ध्यान से देखो। क्लियर? इसी प्रकार 9, तो बीटा नेफ्थोल का आंसर कितना होगा, 9। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो बच्चों आपको घर पे करना है। ठीक है? अल्फा नेफ्थोल, मेरे को पता है कि आप ये बीटा नेफ्थोल तो देख के बना लोगे। अब हमारा सवाल है अल्फा नेफ्थोल। क्लियर? और जो बच्चे अल्फा नेफ्थोल बना ले उसके बाद एक और सवाल तैयार है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्लियर? तो ये काम आपको बच्चों घर पे करना होगा। ठीक है? और आज जिस दिन आप लेक्चर देखो उसी का उसी दिन कर लीजिएगा। ठीक है? ताकि आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आए। क्लियर? अब आप इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा थोड़ा धुंधला हो चुका होगा। एक इससे रिलेटेड एक क्विज लेते हैं। ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो बचपन में अपन मैच मेकिंग करते थे, वो वाला क्वेश्चन है। मैं ग्रुप्स लिखता हूँ, आपको इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव एंड ऑल, वो जो अपन ने पढ़ा था। SO3H आ गया, इसके बाद आपका CH3 आ गया, फिर बाद 7 कौन आ गया, O-। अब इनका मैच मेकिंग किससे करना है, P, Q, R और S।
क्लियर। इधर आपके ऑप्शंस हैं प्लस आई, माइनस आई, माइनस आर, प्लस आर। क्लियर। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। जो NO2 है इसके बारे में मेरे को एक चीज़ पता है कि बच्चों ये NO2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से तो माइनस आई शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में तो माइनस आर भी शो करेगा। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा NH2 की मैं बात करूं तो इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में माइनस आई, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, प्लस आर। क्लियर। NO की मैं बात करूं, NO के बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी थी। ये एक ऐसा ग्रुप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे तो क्या होगा, ये माइनस आई, और रेजोनेंस में ये प्लस आर भी हो सकता है बच्चों, और माइनस आई, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। क्लियर। सिचुएशन कैसे, अगर कोई इसके सामने इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसकी बेचारे की कोई मजबूरी है कि ये परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है, जैसा कि विद्यार्थियों को ढलना होता है। क्लियर। अब रेजोनेंस के बारे में बातें अपन ने कर ली। अब अगर आपके दिमाग में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो ये क्वेश्चन है, हेलोजन का इंडक्टिव तो खतरनाक होता है हमें पता है, रेजोनेंस के बारे में क्या राय। तो जनरली बच्चों हम हेलोजन में जो केस देखते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का देखते हैं। तो हेलोजन में के केस में क्या होता है बच्चों, इंडक्टिव भी होता है, रेजोनेंस भी होता है। तो एक बात मैं लिखता हूं, इन हेलोजन टू इफेक्ट्स will be obtained, एक होगा प्लस एम, दूसरा होगा प्लस आर। क्लियर। एंड अब लोन पेयर की वजह से तो क्या होगा बच्चों, प्लस एम और प्लस आर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, माइनस आई। क्लियर। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि नोट डाल के याद रखिएगा, हेलोजन के केस में क्या होगा, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर ओनली इन अ केस ऑफ हेलोजन। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, लोन पेयर तो है। देखिए बच्चों, कार्बन के पास ऑर्बिटल है 2p, तो इसमें रेजोनेंस के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि रेजोनेंस इफेक्टिव कब होता है, तब ओवरलैपिंग होती है आपकी इफेक्टिव, यानी कि 2p ओवरलैपिंग होती है। तो इस केस में तो क्या होगा, क्लोरीन के केस में 2p 3p, ब्रोमीन के केस में 4p, और इधर आयोडीन के केस में 5p। तो रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो डोमिनेंट कौन कर जाएगा आपका, कौन कर जाएगा बच्चों, इंडक्टिव। क्लियर। अब आप बात करोगे फ्लोरीन की, फ्लोरीन के केस में बच्चों 2p ओवरलैपिंग होती है, तो फ्लोरीन के केस में प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक डेटाबेस क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर। अब हम दोनों का ऑर्डर लिख लेते हैं जो हमने दो थ्योरी पढ़ी है। एक प्लस एम का ऑर्डर, देखिए बच्चों वैसे तो ऑर्डर इन जनरल याद करना नहीं होता, पर मैं आपको एक तरीके से याद करवा देता हूँ। CH2 माइनस, NH माइनस और O माइनस, तीनों लोगों पे नेगेटिव चार्ज, तीनों एक ही पीरियड के। अब आप ये देखो, इनमें से इलेक्ट्रॉन देना कौन पसंद करेगा, बताइए। इनमें से
जो इलेक्ट्रॉन देना है वो कौन पसंद करेगा? तो बच्चों देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कंजूस होगा, तो प्लस m इसका ज़्यादा होगा। इसके बाद ये आएगा। अब मैं बात करता हूँ NH2 और OH की, सेम कहानी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। ये कहानी क्लियर? तो ये एक ऑर्डर रहेगा कि इन जनरल ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं है, पर कभी कभार कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनेशन का, सवाल आ जाए तो हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर? -r का ऑर्डर कर लेते हैं। -r का ऑर्डर में हमारे एक मित्र हैं सर, वो कहते हैं कि हमें एक -r याद रखने के लिए राक्षस याद रखना पड़ेगा, और वो राक्षस कौन है? NO2। जब भी आपको याद नहीं आए तो आप सर की ये बात याद कर लीजिएगा कि NO2 एक राक्षस है, इससे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप कोई नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, हमारे सर है पुनीत सर, वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी वजह से NO2 हमें याद रखना है। क्लियर? उसके बाद आपका आएगा SO2R, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जनरली हमें ये ध्यान रखना है कि NO2 सबसे खतरनाक है। क्लियर? के बाद एल्डिहाइड, इसके बाद सिंपल ये। पर हमारा इसमें की पॉइंट क्या है कि NH2। क्लियर? यहाँ तक की जो जानकारी थी वो आपके लिए ये बता रही थी कि रेजोनेंस में किस तरीके से ये लोग इफेक्ट डालते हैं। एक बात और, आप 11th में पढ़ के आए होंगे, दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। तो जो बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। किसके लिए? EAS यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। यानी कि यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है, फिनॉल के पास एक कोई आदमी आया, फिनॉल के पास आया जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोफाइल आया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो कहाँ अप्रोच करेगा? ऑर्थो, मेटा या पैरा? तो फिनॉल में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बच्चों ये अप्रोच कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्योंकि उसमें प्लस चार्ज आता है तो वो क्या से होते हैं? मेटा डायरेक्टर्स। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। क्लियर? रेजोनेंस के बारे में प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे हम। क्लियर? तो हमें बस आपको इस लेक्चर की प्रैक्टिस आज के आज ही करनी है। क्लियर? सारे काम छोड़ के आज आपको ये करना है। क्लियर?